हम देख रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। वास्तव में तरंगे दो प्रकार की होती हैं। यदि हम माध्यम के आधार पर देखें तो तरंगों के दो प्रकार हैं। पहला होता है यांत्रिक तरंगे, ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इन तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं। यांत्रिक तरंगों में गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग हमेशा नियत रहता है। इनके लिए माध्यम की जरूरत होती है, जैसे ध्वनि तरंगे और रस्सी में उत्पन्न तरंगे, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, ये सभी तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। लेकिन एक और तरंग होती है जिसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम जानते हैं कि अगर कोई आवेश स्थिर है तो उसमें सिर्फ विद्युत क्षेत्र होता है, और यदि कोई आवेश गतिमान है तो उसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। लेकिन यदि किसी तार में धारा बह रही है तो धारावाही चालक में सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र ही होता है। इसको सबसे पहले मैक्सवेल ने 1865 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने प्रायोगिक तौर पे यह बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगे का संचरण होता है। उन्होंने बताया कि परिवर्तित विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। परंतु उस समय उनके इस प्रयोग को पुष्टि नहीं की जा सकी, जिसको हर्ट्ज ने 1887 में, जो कि जर्मन वैज्ञानिक है हेनरिक हर्ट्ज ने, उन्होंने अपने प्रयोग के द्वारा यह बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगे गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न होती हैं। यदि आवेश एक समान वेग से गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगे का संचरण नहीं होगा। हर्ट्ज ने 1887 में अपने प्रयोग द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों को 5 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली उत्पन्न की। यद्यपि इस समय मैक्सवेल अपनी प्रयोग को पुष्ट करने के लिए जीवित नहीं थे, लेकिन फिर भी हर्ट्ज ने उसको प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया। इसके 7 साल बाद भारतीय वैज्ञानिक जेसी बोस ने विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोगशाला में उत्पन्न किया। 1895 में एक वैज्ञानिक है मार्कोनी, उन्होंने लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तक के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न किया, और यहां से विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण उत्पन्न होने के बाद संचार में बहुत बड़ी क्रांति आई। तो आज हम देखेंगे हर्ट्ज का प्रयोग। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति एवं संसूचन के लिए हर्ट्ज ने एक प्रयोगशाला में प्रयोग किया। इसमें उन्होंने बताया इसके संरचना के दो भाग होते हैं। इसको दो भाग में, पहला संरचना और संसूचक। तो संरचना के दो भाग बताया, पहला हो गया प्रेसी और दूसरा हो गया संसूचक। तो प्रेसी क्या है? इसमें धातु की दो प्लेटें होती है, P1 और P2। ये एक मोटे तार के द्वारा दो गोले S1 और S2 से जुड़े होते हैं। ये गोले S1 और S2 ये भी धातु के होते हैं। इनके बीच की दूरी लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है तथा इस तार की जो लंबाई होती है लगभग 40 सेंटीमीटर होती है। ये धातु P1 और धातु का प्लेट जो P2 है ये आयताकार होता है और ये एक संधारित्र की तरह व्यवहार करता है।
गोले S1 और S2 के समानांतर एक संसूचक लगा रहता है D, जिसे डिटेक्टर बोलते हैं। यहां भी S1 के और S2 के समानांतर संसूचक होता है S1 डैश और S2 डैश, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को पता लगाता है। धातु के गोले S1 S2 में एक प्रेरण कुंडली C के द्वारा लगभग 10,000 वोल्ट तक का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। जब 10,000 वोल्ट तक के विभवांतर को उत्पन्न करते हैं तो धातु के गोले S1 और S2 के बीच का यहाँ का जो वायु है वो वायु आयनित हो जाती है और आयन के फलस्वरूप यहाँ के जो आयन और इलेक्ट्रॉन है वो कंपन करने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक विभवांतर उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पे चिंगारी भी उत्पन्न होती है और यहाँ के जो आयन और इलेक्ट्रॉन है आगे पीछे करके दोलन करने लगते हैं। इन दोनों के फलस्वरूप विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसी के समानांतर एक संसूचक होता है S1 S2 डैश। क्योंकि यहाँ पे उच्च विभवांतर है और विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है, इसलिए यही विभवांतर यहाँ पर भी उत्पन्न होता है और यहाँ का भी जो वायु है आयनित हो जाता है, जो आयन और इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। क्योंकि यहाँ का भी वायु आयनित हो जाता है, इससे सिद्ध होता है कि यहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंगें निकली हैं और यहाँ पर पहुंच गई, इसलिए इसको डिटेक्टर या संसूचक कहते हैं। यदि S1 S2 और ये S1 डैश S2 डैश एक दूसरे के समानांतर हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण होता है और यदि वे एक दूसरे के लंबवत हैं तो उनका संचरण नहीं होता, या ये कह सकते हैं कि उनके बीच में चिंगारी नहीं निकलती। तो उन्होंने बताया कि जो प्लेट P1 और P2 है ये एक संधारित्र C की तरह व्यवहार करता है और ये जो तार है प्रेरक कुंडली L की तरह व्यवहार करता है। तब यहां से जो विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं उसकी आवृत्ति न्यू बराबर 1/2 पाई रूट LC होगा। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति एवं संसूचन के लिए हर्ट्ज द्वारा प्रयोगशाला में प्रयुक्त प्रायोगिक व्यवस्था ये दिया हुआ है। अब इसका पहला है संरचना। संरचना के दो भाग हैं, पहला है प्रेसी, दूसरा है संसूचक। प्रेसी, इसमें P1 और P2 धातु की दो वर्गाकार बड़ी प्लेटें होती हैं। प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर होती है। इन प्लेटों का संबंध मोटे तारों के द्वारा धातु के गोले S1 और S2 से कर दिया जाता है। धातु के गोले S1 और S2 के बीच की दूरी 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। दोनों गोलों के बीच का जो ये अंतराल है, ये S1 S2 के बीच का जो अंतराल है, इसे चिंगारी अंतराल या स्पार्किंग गैप कहते हैं। गोले S1 और S2 का संबंध एक प्रेरण कुंडली C की द्वितीयक कुंडली से होता है, जिसकी सहायता से S1 और S2 के बीच उच्च विभवांतर लगभग 10,000 वोल्ट लगाया जाता है। फिर दूसरा है, इसका पार्ट है संसूचक। यह तार का एक लूप D होता है, जिसके लिए धातु के गोले S1 डैश और S2 डैश से जुड़े होते हैं। ये D आकार का संसूचक होता है। S1 डैश और S2 डैश ये दोनों धातु के गोले होते हैं। फिर इसकी कार्यविधि, जब दोनों गोलों के बीच उच्च विभवांतर लगाया जाता है तो उनके बीच की वायु आयनित हो जाती है। फलस्वरूप वायु के आयन तथा इलेक्ट्रॉन चिंगारी अंतराल में आगे पीछे दोलन करने लगते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। धातु की प्लेटें अल्पधारिता C के संधारित्र की तरह
तथा संयोजक तार, ये जो तार है प्रेरकत्व L की भांति कुंडली की तरह कार्य करते हैं। फलस्वरूप विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति न्यू निम्न सूत्र द्वारा न्यू बराबर 1/2 पाई रूट LC से दी जाती है। जब विद्युत चुंबकीय तरंगें संसूचक तक पहुंचती हैं तो गोले S1' और S2' के बीच उच्च विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप उनके बीच के अंतराल की वायु में विद्युत विसर्जन होने लगता है, जिसके कारण चिंगारी निकलने लगती है तथा यह सिद्ध हो जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की उपस्थिति होती है। अब हर्ट्ज के जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं उसको देखें। हर्ट्ज ने पाया कि जब प्रेषी और संसूचक के अंतराल एक दूसरे के समांतर होते हैं, ये प्रेषी कहलाता है, ये संसूचक कहलाता है, एक दूसरे के समांतर होते हैं तो चिंगारी अधिकतम होती है। परंतु यदि प्रेषी S1 S2 और संसूचक S1' S2' एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो चिंगारी उत्पन्न नहीं होती। इससे यह सिद्ध होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें ध्रुवित होती हैं और ध्रुवण का गुण केवल अनुप्रस्थ तरंगों में पाया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें एक अनुप्रस्थ तरंगें हैं। दूसरा है, उन्होंने पाया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि इनमें विवर्तन तथा अपवर्तन, ध्रुवण आदि की गुण होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की यह प्रकृति जो है तरंग प्रकृति की होती है। तीसरा है, हर्ट्ज ने अप्रगामी विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न की तथा दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी को लैम्डा के द्वारा मापन किया। तब सूत्र न्यू बराबर 1/2 पाई रूट LC, C जो है यहाँ पे संधारित्र है, L प्रेरकत्व है, तो लैम्डा निकाल करके यहाँ से न्यू निकाला और जो आपका फार्मूला है C बराबर न्यू लैम्डा, तो लैम्डा का परिकलन किया, यहाँ से आवृत्ति निकाली, यहाँ से दोनों का मान रखा और यहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग C का कैलकुलेशन किया और उन्होंने पाया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें का वेग लगभग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड के तुल्य होता है। तो इस तरह से हर्ट्ज ने लगभग 5 मीटर तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न की। यह भी एक प्रायोगिक व्यवस्था थी। मार्कोनी ने 1895 में संचार के रूप में एक बहुत बड़ी क्रांति लाई, जिन्होंने लगभग 50 किलोमीटर तक के विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न किया। तो ये हो गया आज हर्ट्ज का प्रयोग। हमारे वीडियोस कंटिन्यू आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब कर दिए हैं तो थैंक यू वेरी मच। यदि नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।